Assalamu alaikum. Hello everyone. How are you doing? Good? मुझे अंदाजा है आपने गुड ही बोला होगा या ज़्यादा से ज़्यादा आपने फाइन बोला होगा। क्या आपको पता है जब भी आपसे पूछा जाए हाउ यू तो आपके पास और क्या-क्या ऑप्शंस हैं? गुड, आई एम फाइन, आई एम ओके, इनके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कह सकते हैं एज़ फ्रेश एज़ संडे मॉर्निंग, आई एम कूल, आई एम एज़ कूल एज़ कुकम्बर, एज लाइक इट्स प्रीवियस स्टोरी। ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आप याद कर सकते हैं और आप अपने जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हाउ आर यू तो आप ये जवाब दे सकते हैं। तो सामने वाले को नज़र आता है कि हाँ जी, एक इंग्लिश का अच्छा सीखने वाला इंसान है। Okay, let's move on to our today's lecture. Today's lecture is based on introduction to auxiliary verbs. Auxiliary verbs बहुत important चीज़ है, हम auxiliary verbs के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। Auxiliary verb क्या है? Auxiliary verb is basically the backbone of English language. Without auxiliary verb, nothing is possible in our entire grammar. तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको कोई बुकिश डेफिनेशंस से नहीं बताऊंगा, बुकिश डेफिनेशंस आपको नहीं याद कराऊंगा ताकि आप बोर हो। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपको अवेयरनेस हो, आप सीखें, समझें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, तो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस की तरफ ही जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो ऑक्सिलरी वर्ब के लिए है वो ये है कि एवरी टेंस हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब्स। हर टेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे हमने ज़िक्र किया था कि हमारे पास 12 टेंसेस हैं, तो हर टेंस में अपने-अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। सम आर एक्शन ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड सम आर स्टेट वर्ब्स। तो दोनों ही हमारे पास एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स दोनों ही होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी में दोनों आते हैं, लेकिन हर टेंस में ये ऑक्सिलरी वर्ब्स अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख दिए जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, डू, डज, डिड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, एटसेट्रा। तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। सर ये सारे के सारे अभी हम डिस्कस करने वाले नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मूव ऑन करते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं और वो हमारे इस ग्रामर लर्निंग में किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड वो हमें समझनी होगी। आज एक बड़ा टेक्निकल मामला है वो ये कि देयर आर 12 टेंसेस। मैंने जैसे आपको बताया था 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सब मिला के 12 टेंसेस हैं। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 10 टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब विजिबल है, हमारे सामने है, ठीक है, हमें नजर आएंगे। और 2 टेंसेस हमारे सॉरी ऐसे हैं जहां पे ऑक्सिलरी वर्ब इनविजिबल है, दे आर हिडन। वो हैं, सेंटेंस में मौजूद हैं, टेंस में मौजूद हैं, लेकिन इनविजिबल है, हमें कभी नजर आते हैं कभी नजर नहीं आते। सो वी एक्चुअली हैव टू आइडेंटिफाई सर वो कौन से 2 टेंसेस हैं जिसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हिडन हैं या इनविजिबल हैं। वो 2 टेंसेस हैं हमारे, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल जब हम डिस्कस करने जाएंगे तो हम उन हिडन ऑक्सिलरी वर्ब्स को या इनविजिबल ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे और मैं आगे चल के आपको इसका रेफरेंस भी दूंगा ताकि आप वापस से इस सारी चीज को रिकैच कर सकें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। मैंने ऑक्सिलरी वर्ब का एक आपको जनरल इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दे दिया क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से हमारा ताल्लुक रहेगा और हम इसके बारे में बार बार डिस्कस करते रहेंगे, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब का एक इंट्रोडक्शन होना वो बहुत ज़रूरी था। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने सेंटेंस की डेफिनेशन डिस्कस करी थी और सेंटेंस हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी सेंटेंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो हमारे हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। ग्रामर कहती है कि सब्जेक्ट ऑप्शनल है, वर्ब कंपलसरी है और ऑब्जेक्ट भी ऑप्शनल है। सर ऑप्शनल बोले तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको लगाएं या ना लगाएं। सर कंपलसरी बोले तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर बात नहीं बनेगी, साफ सी बात है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सर ऑप्शनल है, इसका मतलब ये मेरी मर्जी है मैं इसको लगाऊं या नहीं लगाऊं। हाँ जी आपकी मर्जी है। तो सर मैं दोनों को ही हटा दूं? अगर आप दोनों को हटा देंगे तो वो सेंटेंस ही नहीं रहेगा। याद करें मैंने आपको बताया था सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो जब अगर आप सिर्फ वर्ब यूज करेंगे तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स थोड़ी होगा, तो वो सेंटेंस ही नहीं होगा। इसका मतलब ये कि सर मुझे
कोई ना कोई एक चीज जरूर लगानी पड़ेगी वर्ब के साथ, या तो मैं सब्जेक्ट को लगा लूं या मैं वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को लगा लूं, तो बात बन सकती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन अलग से भी बन सकता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अलग से भी बन सकता है, और तीनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन भी बन सकता है जिसको हम कंप्लीट सेंटेंस कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी बात को कंसीडर करते हुए ग्रामर ने सेंटेंस की दो टाइप्स बना दी हैं, एक है इम्पेरेटिव सेंटेंस और दूसरा है इंट्रांजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 1 यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस को। सर इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस इज बेसिकली अ सब्जेक्ट लेस सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो या सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा हो या हम सब्जेक्ट यूज ही ना कर रहे हो, वो सेंटेंस हमारा कहलाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, हम लगा ही नहीं रहे। अजय जी आगे। दे शो ऑर्डर एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। सर क्या मतलब ये कि या तो वो आपको ऑर्डर शो करता है, ये सेंटेंस जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं ये बेसिकली हमें शो करते हैं या तो हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, या हम कोई एडवाइस कर रहे हैं किसी को, या हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन तीन चीजों के अंदर ही ये फॉल कर रहा होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं फिर अब कह रहा हूँ, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, मैं इसको बिल्कुल आपके लिए इजी रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कट एंड शॉर्ट डेफिनेशन, एज शॉर्ट एज पॉसिबल वो ही आपको बता रहा हूँ। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट लेस होते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और वो शो क्या करते हैं? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। दैट्स डन सर, समझ में आ गई। अजय जी, ये देखिए सामने हमारे फॉर्मूला लिखा है, मैंने फॉर्मूले में भी सब्जेक्ट को कैंसिल कर दिया ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। आपके सामने विजिबल है कि सब्जेक्ट कैंसल्ड है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस एंड हो रहा है, और यही हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सर कोई एग्जांपल्स दें तो बात बन जाए। बिल्कुल, ये रही एग्जांपल्स, देखें। गो देयर, फॉर एग्जांपल, गो देयर, ईट दिस, ये खाओ, ईट दिस। अब आप सोचें जरा, इमेजिन करें, अगर मैंने किसी को कहा गो देयर, तो क्या ये कोई फुल सेंटेंस है? नहीं, ये एक ऑर्डर है, मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ भाई वहां जाओ। मैं किसी से अगर कह रहा हूँ कि ये खाओ, ईट दिस, तो ये मेरा ऑर्डर है। नोट इट डाउन। अब नोटेड डाउन में ये एडवाइस भी हो सकती है, जैसे मैं आपसे एडवाइस कर सकता हूँ अभी कि भाई आप जो भी लेक्चर ले रहे हैं उसको आप नोट डाउन करें, है ना, नोट इट डाउन। सर और क्या कह सकते हैं नोटेड डाउन को? नोटेड डाउन को और कह सकते हैं पेन इट डाउन। मैं लिख देता हूँ, पेन इट डाउन। ठीक है, अच्छा, ये मेरी एडवाइस हो गई आपके लिए। हैंड मी दिस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैंड मी दिस, ये मेरे हाथ में दो। अब किसी को ऑर्डर कर दिया आपने कि भाई ये चीज मेरे हाथ में दो, ये आपका एक ऑर्डर है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट पे खत्म हो रहा है। ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा डाल दो। मैंने कहा अपनी सिस्टर से भाई पर्दा डाल दो, ड्रॉ द कर्टेन। रोल अप द ग्लास, रोल अप द ग्लास मतलब गाड़ी का शीशा चढ़ा दो। गाड़ी में आप भी ट्रैवल करते हैं, हम भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन गाड़ी का शीशा जब बंद करना होता है तो हम बोलते हैं क्लोज द मिरर। गलत सेंटेंस, रॉन्ग है। राइट सेंटेंस क्या है? रोल अप द ग्लास। तो सर फिर शीशा उतारने को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, आपका माइंड चलना शुरू हो गया है, रोल डाउन द ग्लास। अगर रोल अप द ग्लास हम कहेंगे शीशा चढ़ाने को, तो शीशा उतारने को हम कहेंगे रोल डाउन द ग्लास। अच्छा जी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये क्या है? जहां पर भी देखें प्लीज का वर्ड यूज हो जाएगा, वो हमारी रिक्वेस्ट बन जाएगी। देखें गोरा बहुत होशियार है। गोरा क्या करता है? गोरे ने सिर्फ एक वर्ड यूज किया है, प्लीज। अगर किसी भी ऑर्डर के आगे प्लीज का वर्ड यूज कर लेंगे तो वो हमारा रिक्वेस्ट बन जाएगा। आम फहम नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखें, आप किसी से अगर ऑर्डर करके बात करें तो शायद आपका काम देर से होता हो, लेकिन अगर आप प्लीज करके बात करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो ये प्लीज का वर्ड बड़ा इफेक्टिव है, आप इसको रिक्वेस्ट बनाने के लिए वो यूज कर सकते हैं। सर मैं मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मेरे जहन में बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं जिनके मैं इंग्लिश में मीनिंग जानना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? आप कमेंट के सेक्शन में जाके कमेंट्स करें, ठीक है, उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को कमेंट्स करें जिनकी आप इंग्लिश जानना चाहते हैं। आप समझते हैं मेरी लाइफ में ये इंपेरेटिव सेंटेंस मैं यूज करता हूँ और इसकी इंग्लिश मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में आप वो कमेंट करें और मैं आपका उसको रिप्लाई करूंगा। आप देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं।
मैंने जैसे बताया था सेंटेंस की दो टाइप्स हैं, एक टाइप हमने डिस्कस कर ली थी इंपेरेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप है हमारी इंट्रांजिटिव सेंटेंस। इंट्रांजिटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रांजिटिव सेंटेंस वो है जो ऑब्जेक्टलेस है। भाई इंपेरेटिव वो जो सब्जेक्टलेस है, इसका मतलब इंट्रांजिटिव वो जो ऑब्जेक्टलेस सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टलेस सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस। ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं इंफॉर्मेशन। देखें जरा, ये लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे इसे, इसको पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन, राइट? इंफॉर्मेशन। आर हैज वेरी लिटिल साउंड इन आवर प्रोनाउंसिएशन। ओके जी, नेक्स्ट इज फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने कैंसिल किया हुआ है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट हम यूज नहीं कर रहे। सब्जेक्ट पे सेंटेंस स्टार्ट होगा और वर्ब पे सेंटेंस एंड हो जाएगा। इट्स प्रीटी मच क्लियर ओवर हियर। एक मरतबा फिर, इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस वो जो ऑब्जेक्ट लेस होते हैं, और सेंटेंसेस वो जो इंफॉर्मेशन देते हैं या इंफॉर्मेशन शो करते हैं, वही सेंटेंस हमारे इंट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक आ जाता है रूल। ग्रामर ये कहती है कि देखिए जी, इसी इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट आपने 3PS यूज किया तो आपको उसके वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना पड़ेगा। सर 3PS क्या होता है? मैंने कहा था ना, आप भूल जाएंगे। लास्ट सेशन में, लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था 3PS स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, और मैंने वहां पर आपको ये बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं। तो अगर आपके जहन में वो चीज रिकॉल नहीं हो रही तो आप प्रीवियस लेसन को जाके देख लें, आपको 3PS समझ में आ जाएगा। 3PS इज बेसिकली व्हाट? थर्ड पर्सन सिंगुलर। जहां पर भी ग्रामर कहती है, जहां पर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, वहां पे वर्ब के साथ एस और ईएस लाजमी आएगा। सर मैं जब छोटा था तो मेरी टीचर मुझे बताती थी कि जहां पे सिंगुलर हो वहां पे प्लूरल लगा दो, और जहां पे प्लूरल हो वहां पे सिंगुलर लगा दो। बेकार बात है, बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाए जी, एग्जाम्पल। सर कोई एग्जाम्पल्स दे देते हैं इंट्रांजिटिव सेंटेंस की तो मजा आ जाता है। ये देखें सामने आपके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये रही, आई ईट। अब जरा सोचें, माइंड में अपने दिमाग में सोचें कि भाई आई ईट, अगर मैं किसी को कहता हूं मैं खाता हूं, तो क्या मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो उसको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना? अगर मैं आपसे कहूँ मैं चलता हूँ, आई वॉक, तो ये क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन है, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्टेड इन योर माइंड, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से इन सेंटेंसेस को यूज कर रहा होता हूँ। अब जैसे अगर आप किसी को बताते हैं, कोई आपसे पूछता है भाई क्या आप वॉक करते हैं, आप बोलेंगे जी हम वॉक करते हैं, वी वॉक, है ना? अब आपने एक इंफॉर्मेशन दे दी उसे। दे फाइट, पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में कह रहे हैं भाई वो लड़ते हैं, दे फाइट, है ना? शी ईट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है शी ईट्स। अच्छा सर, यहाँ पे आपने जो एस लगाया है ये वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आपने बताया? जी हाँ। देखिए शी हमारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, 3PS, इसीलिए इसके वर्ब के साथ मैंने क्या लगाया है? एस। आई अपोलोजाइज, लेकिन अगर अली आया, क्योंकि अली थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अली के वर्ब के साथ मैंने क्या लगाया? ES, अली अपोलोजाइजेस, राइट? एस यही है। यू टॉक, तुम बात करते हो, तुम बात करते हो, यू टॉक। अब यहाँ पर हमारे पास देखें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आपके दिमाग में अगर कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं जो आपको लगता है कि भाई आपको जाननी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप सिंपली कमेंट कर दें। मैं जैसे ही कमेंट देखूंगा मैं आपको फौरन रिप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट है या नहीं। आपके जहन में कोई वोकैबुलरी आ रही है जो आप सोचते हैं कि भाई आपको ये वोकैबुलरी जाननी चाहिए, तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में वो वोकैबुलरी उर्दू में लिख दें। मैं आपको उस वोकैबुलरी की इंग्लिश बताऊंगा, उसकी यूजेज बताऊंगा, और आपके सेंटेंस में वो किस तरह से यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो ये मेरा सवाल है आपसे। यहां पर लिखा हुआ है हम एस या ईएस यूज करेंगे। सर कहां पर हम एस यूज करेंगे और कहां पर ईएस यूज करेंगे, ये जरा आप बता दें। यही तो सवाल है मेरा। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना माइंड यूज करें, थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च करें, देखें
कहाँ पर आप एस यूज कर सकते हैं और कहाँ पर ई एस यूज कर सकते हैं, या कहाँ पर एस नहीं यूज कर सकते और कहाँ पर ई एस यूज नहीं कर सकते, क्या इनकी राइट प्लेसेस हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर तक पहुंचने से पहले पहले अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी एस और ई एस का कॉन्सेप्ट लिखिएगा, ताकि आपको पता चले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहें, आपको वीडियोस मिलती रहें, लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।